क्या इंडिया अब फाइनली ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स को होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रेडी है जो ऐसे मेगा इवेंट्स को संभाल पाए? क्या कहीं ये कॉमनवेल्थ गेम की तरह इंटरनेशनल शेम तो नहीं बन जाएगा? ऐसे ही बहुत से सवाल अब G20 इवेंट्स और ओलंपिक के दावेदारी ठोकने के बाद उठने लगी है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करके इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओलंपिक से पहले G20 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे ही सक्सेसफुली होस्ट करने के बाद ही लोगों की उम्मीद जगी है कि यस, इवन इंडिया भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो ऐसे बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम है। हालांकि G20 और गेम इवेंट्स में काफी अंतर होता है, क्योंकि G20 एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ न केवल इंडियन गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी टाइट थी, बल्कि सारे देशों की भी सिक्योरिटी एजेंसी इसमें क्लोजली इन्वॉल्व थी। यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी तो लगभग 2 महीने पहले ही दिल्ली में मौजूद थी और ये इवेंट भी केवल 2 दिन का ही था। पर वहीं अगर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स की बात करें तो ये इवेंट न केवल 15 से 20 दिन लेता है, बल्कि क्राउड भी उतने ही आते हैं। इसलिए ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर की सबसे पहली प्रायोरिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ही है। स्पेशली 1972 म्यूनिक ओलंपिक में हुए टेररिस्ट अटैक, जिसमें फिलिस्तीन टेररिस्ट ने इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया था और कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद इजराइल ने क्या किया था उसकी कहानी तो आज हर कोई जानता ही है। पर उस घटना के बाद से ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन न केवल करंट सिक्योरिटी को चेक करते हैं, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि पास्ट में वो देश कितने सालों से बड़े घटना से अपने आप को प्रोटेक्ट करते आया है। और इस मामले में इंडिया को कहीं न कहीं IOC ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि 26/11 के बाद से इंडिया में ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है जिसमें सिविलियंस मारे गए हों और जिसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में अब तक बहुत से ऐसे इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फॉर्मूला 1, हॉकी वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और अब मोटो GP ऑलरेडी हो चुके हैं। और इन सब के अलावा दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्राउड वाला गेम क्रिकेट तो बिल्कुल घर की ही बात है, जिसमें हर साल सक्सेसफुली होने वाले IPL भी शामिल है। ये सारे इवेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक सफल ही रहे हैं। हाँ, इनमें कॉमनवेल्थ गेम ही एक ऐसा इवेंट था जो न केवल इंटरनेशनल शेम बना, बल्कि ये इवेंट ने एक ब्रेकर की तरह भी काम किया। एक के बाद एक उजागर होते करप्शन के न्यूज, आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन और जो पूरी हो चुकी थी उसका भी बेहद कमजोर क्वालिटी होना न केवल पूरी दुनिया के सामने इंडिया का एक शर्मनाक तस्वीर सामने लेकर आई, बल्कि उसके बाद से ही ओलंपिक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के फर्स्ट फेज बिडिंग को भी कंसीडर नहीं किया। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे करप्शन नहीं हुए होते तो हो सकता है अब तक इंडिया में ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिल गया होता और आज हम उसकी तैयारी में जुटे हुए होते। पर उसके बाद से बैक टू बैक होते अच्छे और सक्सेसफुली इवेंट्स ने न केवल IOC का ध्यान इधर खींचा, बल्कि अब वो इंडिया को 2036 के लिए एक सीरियस कंटेंडर भी मानने लगे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैच ने ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। पहला फेज एक प्रकार से क्लियर हो चुका है, पर अब बारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इतने सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के अनुकूल हो। इंडिया में इस इवेंट के लिए गुजरात के अहमदाबाद को चुना गया है और जहाँ ही डेवलप किया जा रहा है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव को, जो सिचुएटेड है साबरमती रिवर के किनारे और जो लगभग हर तरह के खेल को आयोजित करने में सक्षम रहेगा। इनफैक्ट इसका एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में पहले से ही रेडी हो चुका है और काफी सारे इवेंट्स भी यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी कॉम्प्लेक्स को भी कुछ ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि ये 15 से 30 मिनट की ड्राइविंग रेडियस में ही हो। इतना ही नहीं, ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अपकमिंग बुलेट ट्रेन स्टेशन से भी काफी करीब है, जो प्लेयर्स, मैनेजमेंट टीम और इवन फैंस को एक हैजल फ्री और सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएगा। अहमदाबाद में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो, BRTS जैसी फैसिलिटी का होना एडिशनल पॉइंट तो बढ़ाता ही है। साथ ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो लगभग 2026 तक फंक्शनल हो जाएगा और दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जिसका DPR सबमिट हो चुका है और वो बस अपने फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहा है। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के उन सवालों का जवाब है जिसे IOC के सामने ऑलरेडी पेश किया जा चुका है।
सो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद ओलंपिक के आड़े नहीं आए। हालांकि कंफर्म बिड में इंडोनेशिया, टर्की और मैक्सिको जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके पास भी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और ये तगड़ा कंपटीशन भी देंगे। वैसे ऐसी बात भी नहीं है कि हर कोई इंडिया के ओलंपिक होस्ट करवाने के फेवर में हो। एक बड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि ये ना हो, एंड जिसका रीजन भी वैलिड है, क्योंकि आज के समय में ओलंपिक एक सफेद हाथी की तरह ही बन चुका है, जिसके खर्चे तो ज्यादा हैं पर कमाई कम। अब तक के अगर प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों पे नजर डालें तो आज तक 29 समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, जिसमें केवल 2 ओलंपिक लॉस एंजलिस और बार्सिलोना ओलंपिक ही प्रॉफिट में रहे हैं, और जिसका रीजन ओनली गेम नहीं बल्कि गेम्स के साथ साथ टूरिज्म भी था। फिर एटलांटा और बीजिंग ओलंपिक ने भी प्रॉफिट तो बनाया पर उतना नहीं, बट यहाँ बीजिंग ओलंपिक विन विन सिचुएशन में ही था, क्योंकि इस ओलंपिक के मदद से चाइना को अपना ग्लोबल पावर शो करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया, और जिसके बाद उसने बहुत से इन्वेस्टर्स का अपनी ओर ध्यान खींचा और इन्वेस्टमेंट भी जमकर हुए। और इसीलिए बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक से चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट तो उतना नहीं हुआ, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हुआ। पर इन चुनिंदा ओलंपिक्स के अलावा बाकी या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में थे या तो पूरी तरीके से लॉस ही में थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो लॉस में आया वो काफी सालों तक इस लॉस को रिकवर करने में सफल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे कि सिडनी, रियो डे जेनेरियो और एथेंस ओलंपिक इसके सबसे बड़े विक्टिम थे, और इसी डर से कई कंट्रीज तो इसमें बिडिंग भी नहीं करते। आने वाले 3 ओलंपिक में ब्रिस्बेन ही एक ऐसा सिटी है जहां पहली बार ये इवेंट होगा, एंड लॉस एंजलिस और पेरिस दोनों ऐसे सिटी हैं जहां पहले भी ओलंपिक हो चुके हैं, और ये दोनों सिटीज अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा रिनोवेट करके। और सिंस दोनों ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है तो ये डेफिनेटली इनके लिए अगेन फायदा का ही सौदा होगा। पर इन सब का मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को इसे बिल्कुल होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से कंट्रीज ने डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट इससे फायदा जरूर उठाया। लाइक चाइना ने इससे अपना ग्लोबल पावर शो किया, तो जापान ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक को केवल इसलिए होस्ट किया था ताकि वो वॉर मॉन्गर वाली अपनी छवि को सुधार सके। बार्सिलोना और पेरिस ने इसके बहाने अपने टूरिज्म को जबरदस्त तरीके से बूस्ट किया। सो अगर इंडिया को भी इसे एक प्रॉफिटेबल इवेंट बनाना है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर पे भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म में भी और बूस्ट मिले। बिकॉज जस्ट इन केस अगर इस इवेंट से डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इसे रिकवर कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म भी होगा ना कि शॉर्ट टर्म। पर इन सब के अलावा एक और चीज भी है जिसके कारण ही बहुत से लोग ऐसे इवेंट को सपोर्ट भी करते हैं, कि कम से कम ऐसे इवेंट्स की वजह से उस जगह का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। हाल ही में हुए G20 इसके लेटेस्ट एग्जांपल है। फिर कॉमनवेल्थ गेम जो भले ही करप्शन की वजह से ज्यादा चर्चे में था, पर इसके कारण ही बहुत से मेट्रो रूट्स को एक्सटेंड किए गए और इंफ्रा में भी काफी इम्प्रूवमेंट किया गया था। सेम चीज यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स पुणे के समय भी हुआ था, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने और सुनने मिल जाएंगे। खैर ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, पर अगर इन सब से हटकर भी सोचे तो ऐसे इवेंट से इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, और हो सकता है हर साल जो हमें गिने चुने मेडल से संतोष करना पड़ता है उसकी संख्या में इजाफा हो। आखिरकार माहौल मिलेगा तभी तो यूथ इन सबसे इंस्पायर्ड होंगे। तो ये तो था पूरा लेखा जोखा ओलंपिक का, जिसे 2036 में इंडिया होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? क्या इंडिया में ओलंपिक होना चाहिए या अभी हमें इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।